मौसम के कारण कुछ दिन की समस्या और है। तो क्योंकि ये जो क्लास होती है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, खुश रहिए आस्का जी आप भी। ये जो क्लास होती है ये बहुत देर तक इन्वर्टर पे नहीं चल पाती है, तो इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमें लग रहा है कि अधिक दिनों तक समस्याएं नहीं रहती हैं, तब बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर बहुत बढ़िया क्लास रेगुलर चलती थी, लेकिन लाइट बार बार ट्रिप कर जाने से नेटवर्क कट जाता है, इसलिए दिक्कत आती है। तो देखिए, अभी मैंने जो क्लास शेड्यूल किया है न्यू बैच एकदम, उसमें अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इतिहास की जानकारी के स्रोत को पढ़ाया है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ाया है। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत में अभी कुछ विदेशी यात्रियों के कथनों के बारे में बताना है। लेकिन आज हमारा जो प्रयास है, कुछ परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उसे पुनः कराने का प्रयास है। इसे मॉडल पेपर कह लीजिए, मॉडल क्वेश्चंस कह लीजिए साउथ इंडिया के। ये आपके लिए निश्चित दक्षिण भारत के कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो पहले तो प्री निकलने की तैयारी होनी चाहिए, फिर मेंस डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे वो हमारा आपके लिए लेक्चर ही काफी होगा। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक का लेक्चर ही आपके लिए मेंस के लिए आधार बन जाएगा, क्योंकि हम अपने सेंटेंस पर भी ध्यान रखते हैं। मैं जो सेंटेंस बोलूं वो हूबहू आप पॉइंट्स उतार सकें और लिख लें, तो ये अपना हमारा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम प्री की तैयारी आपकी प्री बेहतर कराएंगे और इसके बाद हम आपको तैयार करेंगे किसके लिए, मेंस के लिए। अभी लड़ाई चल रही है मेंस के लिए कि भैया डिस्क्रिप्टिव हटा के यही एमसीक्यू फॉर्म में लाएं, तो फिलहाल उसकी टेंशन न लेके, लेकिन फिर भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर लेक्चर पर आपको ध्यान देना है। फैक्ट तो हम नोट से भी प्रोवाइड करा देंगे, पॉइंट आउट यहां कराना और लेक्चर देना, ये दोनों चीज हम ध्यान रखेंगे। तो आप में किसी को कुछ पूछना है, जो भी नए स्टूडेंट हैं, कहीं कोई असुविधा है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, बीना जी प्रफुल्ल जी हमें नए दिख रहे हैं, बाकी तो सब हमारे अपने पुराने स्टूडेंट हैं जो सारा सिस्टम समझ रहे हैं। तो जो नए हैं अगर उन्हें कुछ बात समझने में दिक्कत हो रही है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं अपनी क्लास लगा रहा हूं क्वेश्चंस की। ठीक है, आप लोग अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये प्रश्न यहां का नहीं है। अच्छा जी, चलो ये प्रश्न यहां, कोई कुछ कहना चाह रहा? एलटी एग्जाम, गुड इवनिंग मीना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? एलटी एग्जाम नहीं भाई, मेरठ में भी होगा। फिर तो इनको पूरे मंडल मुख्यालयों में कराना पड़ेगा, इतने छोटे लोग थोड़ी हैं। स्वाति जी, आरती जी, आपका स्वागत है। तो मेरठ आइए, आप मेरठ में एग्जाम दीजिए। और अगर प्रयागराज में ही हो रहा है तो दिक्कत किस बात की, प्रयागराज घूम आइए इसी बहाने। हाँ, आइए जरा देखिएगा, ये प्रश्न साउथ इंडिया से रिलेटेड है। सभी तैयार हैं इन प्रश्नों के लिए? और अगर मान लीजिए प्रयागराज में ही सेंटर पड़ता तो कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहां तक हमारा आकलन है, यह सभी मंडल मुख्यालयों पर जरूर होगा। कहाँ होगा? मंडल मुख्यालयों पर इसे आयोजित जरूर होना चाहिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय मंदिर, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र के उदाहरण उपलब्ध है? बताइए, फटाफट बताइए। ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ाया था उस दिन। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नट्टमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर और श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। कौन कौन बता रहा है आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। बीना जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
प्रफुल्ल जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए सपना मनोरमा, ये पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, जो पिछला अभ्यास प्रश्न कराया था उसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए बिंदा जी बहुत बढ़िया, पढ़ती रहिए, बहुत तगड़ी क्लास होगी, बहुत मिलेगा, बहुत नोट्स दूंगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। बिल्कुल अमिता जी आपने सही बताया, नत्तमलाई, नत्तमलाई का विद्यालय का माने भित्त चित्र के प्राचीनतम मंदिर में अगर उदाहरण पूछेगा तो प्राचीनतम उदाहरण यही है ना? अगर अधिकतम उदाहरण पूछेगा, अधिकतम साक्ष्य, सबसे ज्यादा साक्ष्य पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर तंजौर का, ये आपको करना पड़ेगा, है ना? चलिए बढ़िया, तो ये बेटा ये सी आंसर होगा। अब बाकी दोनों ने गलत किया है जबकि उस दिन मैंने कराया। आइए अब जरा ये प्रश्न देखिएगा, मंदिर निर्माण में चोलों ने पल्लव परंपराओं का अनुसरण किया। उन्होंने पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य में अनेक एकात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। ये चोलों की बात कर रहा, चोलों ने क्या किया? ए सही आर गलत, ए आर दोनों सही, ए गलत आर सही, और ए तथा आर दोनों गलत। तो इसमें आपको आंसर देना होगा जल्दी से बेटे, फटाफट सारे बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। कर दिया यार। सही है। बोलिए क्या किया आंसर आप बेटा? चलिए चलिए देते देते रहिए आंसर, देते रहिए, एक सेकंड मैं आप लोगों का मैटर देख रहा हूं कहां से मैंने दिया है। सब अपना अपना दिमाग लगाइए। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए लाइट की प्रॉब्लम शुरू हो रही। गुड इवनिंग सुष्मिता जी, आपका भी स्वागत है। चले फिर आप आगे देखिए क्या आंसर दिया। पल्लव शैली का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य में अनेक एकात्मक मंदिरों का निर्माण करा। एकात्मक मंदिर क्या होते हैं बेटा? एक ही प्रस्तर खंड का प्रयोग, तो ऐसा तो था नहीं एक ही पहाड़ी को काटकर ये मंदिर बनाए हों, ऐसा तो नहीं था। कैसा था? एक ही पहाड़ी को काटकर इन्होंने मंदिर बनाया हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं। ठीक है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, इसलिए ए सही है और आर गलत। तो ये रहा पहला। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रारंभिक बेसर मंदिर उत्कीर्ण किया गया महाबलीपुरम में, देवगढ़ में, एहोल में और नचना कुठार मंदिर में। तो मंदिर निर्माण की जो प्रमुख शैलियां हैं बेटा, जो मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं, इसमें आप क्या देखेंगे?
क्या होता बताएं। अच्छा एक चीज जरा सा इसमें देखिएगा, बेसर आप जानते हैं मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, एक नागर शैली, नागर शैली, दूसरी बेसर शैली, और तीसरी, तीसरी क्या, इसको दूसरी लिखो द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। तो ये उत्तर भारत में है, इसका पूरा डिटेल हम बाद में पढ़ाएंगे जब गुप्त काल पढ़ाएंगे। ये तमिलकम क्षेत्र में है, तमिलकम क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या विशेषता आगे पढ़ाऊंगा। ये दक्षिण भारत में पाए जाते है ना, तमिलकम क्षेत्र का मतलब आपके तमिलनाडु में। एहोल ये बीजापुर है, ये बीजापुर में है, कर्नाटक है ना। तो कर्नाटक ये मध्य भारत का इलाका, यहां पर बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। बेसर शैली के जो मंदिर हैं बेटा वो मिश्रित शैली के मंदिर हैं। मिश्रित शैली क्या है इसमें, इसमें नागर और द्रविड़, नागर और द्रविड़ दोनों इसमें मिक्स है ना। तो इसमें जितने बच्चों ने सी दिया है वो सही है। एक चीज में यार आंसर में मुझे बदलाव करना होगा, ये आंसर मैं बदलना चाहूंगा क्योंकि हमें याद आ गया अभी, ध्यान से सुनो जरा सा, ये तो क्लियर हो गया तुम्हारा। ये जो आंसर हमने दूसरा करा दी, ये आंसर जो हमने आपको पहला कराया, पहले के बजाय आप इसमें दूसरा आंसर लेके चलिए, है ना। ये इसका आप दूसरा आंसर लीजिए, क्योंकि हमने जो खोजा है, अभी हमें ध्यान आ गया कि कुछ शुरू के मंदिर, चोलों के शुरू के मंदिर कुछ एकास्मक भी हैं, और इस प्रकार के जो मंदिर इनके मिले हैं कई, जैसे महाबलीपुरम का इलाका है, महाबलीपुरम में चोलों के भी कुछ मंदिर मिले हैं। तो इसलिए इसका एक काम करो, ये दोनों को सही कर लो। ये जो हमने ये गलत बताया, ये कुल मिलाकर बाद के मंदिरों में एकास्मक नहीं प्रयोग किया, लेकिन शुरू के मंदिरों में एकास्मक चोलों ने भी बनाया। इसका आप ए और आर दोनों सही कर लेंगे 36 का, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। तो वो गलत हमें लग रहा था आंसर, क्योंकि हमें ध्यान आ गया बाद में। बाकी बेसर शैली का प्रारंभिक मंदिर एहोल बीजापुर में होगा। अगला देख लीजिए आप, अगला प्रश्न देखिए। वह चोल शासक जिसने शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म के संरक्षण का प्रयास किया, कौन सा चोल शासक है? राजेंद्र, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र द्वितीय, राजराज या राजाधिराज? बताइए इसमें कौन ऐसा चोल शासक है जो शैव धर्म का मतानुयायी तो था, लेकिन इसने बौद्धों का भी संरक्षण किया। इसमें देखते कितने लोग आंसर दे पाते हैं, और विशेषकर मैं पुराने बच्चों से, विशेषकर पुराने बच्चों से मैं अधिक उम्मीद करूंगा। बताइए बताइए, मैं चाहता हूं आंसर, आप जल्दी करिए, जल्दी करिए, इंतजार न कराइए। पुराने बच्चों से मैं आंसर चाहिए, पुराने जितने भी बच्चे उनसे आंसर चाहिए, नए भी देंगे तो हमारा और मैं स्वागत करूंगा। गलत होने से मत डरिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा। जितने भी पुराने बच्चे हैं उनसे हम ये उम्मीद नहीं करते, क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ भी दी है। जैसे सपना हो गई, राम नरेश, सुष्मिता, आप सभी लोग का जब आंसर गलत आएगा तो हम एक ही बात मानेंगे कि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, पिछली क्लास को रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पिछले नोट्स को रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें राजराज आंसर होगा, राजराज साथ साथ राजेंद्र भी आंसर होगा, क्योंकि इसने इसने श्री विजय साम्राज्य में, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसने क्या किया था, सुनो ध्यान से। श्री विजय साम्राज्य का एक शासक था, श्री विजय, याद करो, लिखाया भी हूं मैं, श्री विजय साम्राज्य की शैलेंद्र वंशीय, सब पढ़ाया हूं, सारा नोट्स भी दिया। शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, श्रीमार विजयोतुंग वर्मन, ठीक है, के अनुरोध पर, ये दरअसल बौद्ध था, ये बौद्ध शासक था,
इसको आगे चल के राजेंद्र ने जीत लिया, इसे ही जीता था राजेंद्र फर्स्ट ने, लेकिन इससे पहले ही राजराज से इसने मित्रता की थी। ये अनुरोध पर नागपट्टनम में, अनुरोध पर नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। ध्यान रखना, इतना ही नहीं, और इस चूड़ामणि बौद्ध विहार का खर्चा कैसे चलेगा, इसके लिए ग्राम दान दिया। कौन सा ग्राम? आनीय मंगलम नामक ग्राम दान दिया, जिससे इस बिहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का खर्च चल सके। याद आया? गलत तो नहीं करोगे ना आज के बाद? देखो ध्यान से, देखो मतलब ये राजराज ने श्री विजय साम्राज्य जो म्यांमार के उधर मलय द्वीप में था, शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमान विजयोत्तम वर्मन जो बौद्ध धर्मानुयायी है के अनुरोध पर नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देने के साथ साथ इस बौद्ध विहार के खर्च के लिए आनीय मंगलम नामक ग्राम दान दिया। इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का था। शिवपाद शेखर इसकी उपाधि थी, शिवपाद शेखर इसकी उपाधि है राजराज की। इसके बाद भी इसने दिया, और कहते हैं कि इसी राजा को राजेंद्र फर्स्ट वाले राजराज के बेटे ने परास्त कर दिया, फिर भी इस बौद्ध विहार को नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक, क्लियर हुआ भाई? किसी को प्रॉब्लम? ऐसे ही जब आप प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे बेटा, तो मजा आपको आएगी और आपका लेवल बेहतर होगा। और अगर टिप्पणी लिखने को आई तो भी आप टिप्पणी आसानी से लिख देंगे, जहां कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन। विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालिक इतिहास को प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। मध्य भारत के कलचुरियों ने, जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था, उनकी सक्रिय रूप से सहायता की। आइए, मध्य भारत की कलचुरी राष्ट्रकूटों से संबंधित थे, यही नहीं क्लियर है? आइए, ए आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या की व्याख्या सही। ए आर दोनों सही, सही व्याख्या नहीं है ना? ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। बताइए क्या होगा सारे बच्चे जल्दी से? चलिए शाबाश, वेरी नाइस। लाइट का भैया भरोसा नहीं है, जितना चल पा रहा चला रहा हूं, इन्वर्टर पे चल रही है। अभी आपने सुना भी होगा बार बार टू 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 करके लाइट गई है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ऐसे टाल करते हैं, ऐसा टाल नहीं करता हूं भैया, परेशान हूं मैं खुद, अंदर से परेशान हूं कि यार ये लाइट नरक मचा दी है। और इसी टाइम जो मेरा क्लास का टाइम होता, शाम को मेरे पास टाइम होता है, लगभग 2:30 बजे तक विद्यालय से आता हूँ, खा पी के थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर 5 बजे से क्लास लेना शुरू करता हूँ, रात के 9:30 बजे तक क्लास लेता हूँ। लेकिन लाइट इतना डिस्टर्ब कर दी है कि मैं कोई क्लास के लिए नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धैर्य बनाए रखिए, ये अधिक दिनों तक इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ज्यादा रही तो एक और इन्वर्टर लगाऊंगा और आपका बेहतर क्लास करूंगा, है ना? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, डबल इन्वर्टर का प्रयोग करूंगा। बस आप लोग फटाफट जुड़ते रहिए बैच से और बेहतर अपना करने का प्रयास करिए। गारंटी है इतिहास के कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, है ना? गलत वही होंगे जो आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, लेकिन इतना अभ्यास करा दूंगा कि वो भी नहीं गलत होगा। आंसर यहां क्या हुआ, क्या किया? अरे भैया आर गलत, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो राष्ट्रकूटों ने कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिया, यही थे दक्षिण की एकमात्र शक्ति राष्ट्रकूट थे जो उत्तर भारत की राजनीति में प्रभाव डाले। लेकिन कलचुरियों का, जो कलचुरी थे डाहल प्रदेश के, मतलब जबलपुर के आसपास के, इनका राजपूतों से कोई संबंध नहीं था कि उनके रिलेशन में आए थे। ये गलत है, तो ए सही आर गलत, ये तीसरा आंसर हुआ, सी सही हो गया भैया।
बीना जी हिस्ट्री एक बार पूरी पढ़ा चुके हैं, अब दोबारा शुरू किए हैं। आप दोबारा शुरू किए, दोबारा का मतलब वो इतिहास की जानकारी के स्रोत शुरू किए। एक बार पूरा पढ़ा के समाप्त कर चुके, पूरा सारा रिकॉर्डेड क्लास रखा हुआ, लेकिन फिर से पढ़ाना शुरू किए, फिर से पढ़ाना शुरू। ठीक है बीना जी, पूरा इतिहास एक बार पढ़ा के पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर रखा हुआ है। अगर कल को अगर 1 महीने में एग्जाम की घोषणा हो जाती तो पूरी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ अभ्यास कराऊंगा, पूरी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ अभ्यास कराऊंगा। तो गारंटेड है, कहीं से आप घबराइए नहीं। आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो पिछले 25 साल से पढ़ा रहा, हजारों को चयनित करा है, खुद भी चयनित है, हमारे साथ साथ हमारे शिष्य भी चयनित हैं, आप सभी को भी चयनित करो। जिस अनन्या एकेडमी से आप जुड़े हैं वो आज की नहीं है, वहां मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ। ठीक है, इसीलिए चयन होने के बाद भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज मेरठ से आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भैया, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। बताइए सूती कपड़े के लिए कौन सा मशहूर है? सूती कपड़े के लिए कौन सा केंद्र मशहूर है भाई? उरैयूर सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र रहा था, है भी, तमिलनाडु, है ना। चोल काल में राजधानी रहा है, चोल काल में राजधानी रहा। और देखिए सूची 1 को 2 से मिलाइए। कीर्तिवर्मन, सिंह विष्णु, दंतिवर्मन, विजयालय, माने कौन कहां का शासक है देख लीजिए। हाँ बताइए। सिंह विष्णु पल्लव था, कांचीपुरम पहुंचा दो। विजयालय को तंजौर ले चलो, चोल था भैया, चोल है। और सिंह विष्णु पल्लव, तो बी पे 3 और सी पे 2 कहीं है? बी पे 3 सी पे 2, ये रहा, पहला ही पकड़ लो, बी पे 3 सी पे 2। अब कीर्तिवर्मन को मान्यखेट ले चलो और दंतिवर्मन को सॉरी ना 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 ना, ये नहीं होगा, ये गलत लगा दिया मैंने। अरे भाई डी पे 2 यार, डी पे 2 ये रहा, और बी पे 3, डी पे 2 एक ही जगह है और बी पे 3 ये है चौथा, है ना। देखो डी पे 2 ठीक, और बी पे 3 कीर्तिवर्मन वातापी लेके दंतवर्मन को गड़बड़ हो रहा ना। अरे विजयालय तो तंजौर का है, चोल है, क्या गड़बड़ हो रहा है यार? गलत ऑप्शन ही बना दिया क्या? करिए करिए करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, मैं लगा रहा हूं उसे। दंतिवर्मन मान्यखेट, दंतिवर्मन मान्यखेट, ये अब सही हुआ। ए पे 1, बी पे 3, सी पे 4 है तो सही, और डी पे 2 सही तो है यार। ये देखो सही है, देखो कीर्तिवर्मन वातापी के चालुक्य, तंजौर के चोल, कांचीपुरम के पल्लव, सही है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देखो दंतिवर्मन मान्यखेट हो गया, सही है। ए पे 1, बी पे 3 और सी पे 4 और डी पे 2 एकदम सही है। 4 डी इज द राइट, डी राइट। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा था इन शासकों के नाम पर, अब इसके बाद आप भूलेंगे नहीं कभी आज के बाद। चलिए और देखिए आगे देखिए,
कहा जाता है कि पल्लवों ने गोदी बनाई। गोदी समझते हो? गोदी का मतलब बंदरगाह। तो पल्लवों की गोदी कहां थी? नागपट्टनम में, ताम्रलिप्ति, सोपारा, कल्याण। पल्लव मुख्य रूप से कहां के थे बेटा? पल्लव मुख्य रूप से कांची के थे। कांची मतलब तमिलनाडु, कांचीवरम। तो ध्यान रखिए इसमें नागपट्टनम होगा। नागपट्टनम आज, नागपट्टनम आज आंध्र प्रदेश में है, तो वो सभी के सभी पल्लवों के अधिकार क्षेत्र में था। क्या हो रहा भाई? क्या हालात हैं सबके? हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, आंसर आने चाहिए। और ये आंसर रिवीजन से आएगा, अदरवाइज कभी नहीं कर पाएंगे, डरे रहेंगे रात दिन। रिवीजन पढ़ाया हुआ करिए। तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तिरुमूलर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं। तमिल सिद्धों ने शिव और तमिल देवता मुरुगन के महत्व पर जोर दिया। तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोंडैनाडु या पडिनाडु मंडलम था। कितने बच्चे बता पा रहे हैं? बताइए इसमें कथन सही खोजना, सही नहीं खोजना, माने क्या गलत है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। देखिए ध्यान से, अब यहां ये सारी चीजें सही है, ये गलत, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र टोंडीनाड पांडमंडलम मात्र तक नहीं था, बल्कि ये पूरे तमिलनाडु, पूरे दक्षिण में फैले थे, पूरे दक्षिण में फैले थे। आइए नेक्स्ट। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहां कार्यरत थी? वलनाड, नाड, ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले गांव या साधारण गांव? सभा या महासभा, है ना? उर और महासभा दो होती थी ना। स्थानीय शासन में दो सभाएं होती थी ग्राम में, उर, उर एवं सभा या महासभा। ध्यान से सुनिए, कह रहा है चोल ग्राम व्यवस्था के अंदर सभा कहां कार्यरत थी? तो ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम, सभा ब्राह्मणों वाला, और साधारण उर थी, उर जो थी साधारण थी। तो यहां पूछ रहा है सभा किसके लिए थी? तो सभा ब्राह्मणों को दिए गए दान से आधारित थी, है ना बेटा? कहां थी? ब्राह्मणों को दिए गए दान पर आधारित। किसी बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? जिसको भी नहीं समझ में आएगा फटाफट हमसे पूछेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो तो बीच बीच में अपनी बात कहता रहेगा। यदि वो अपनी बात नहीं कहेगा तो ये लगेगा कि बच्चे कंफ्यूजन में जी रहे हैं। तो कंफ्यूजन में हमारे साथ जुड़ने के बाद नहीं जीना, बल्कि आपको पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस में रहते हुए हमारे साथ आपको चलना है ना? तो डर नाम की चीज समाप्त कर लेना। ओके बेटा, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही है यहां तक। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न कर लीजिए। लाइट तब से नहीं आई जब से टू टू करके गई है। आई। इस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की। मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया है। बदामी के चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट, परमार। ये प्रश्न का उत्तर हमारे पुराने स्टूडेंट को देना होगा, कोई गलत नहीं करेगा। फटाफट बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चा, और उसे आंसर जरूर से जरूर देना है। यदि आंसर नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब है कि काफी वीकनेस है आपके अंदर। फटाफट बताइए। चलिए, मैथ्स का आंसर नहीं देने जा रहा जब तक आप लोग नहीं देंगे। फटाफट। सपना ने आंसर दिया, और लोग भी दीजिए भाई।
शाबाश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत एकदम सही। राष्ट्रकूटों ने अरबों से मित्रता की, किसे कमजोर करने के लिए? गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का समय है, ये त्रिकोणात्मक संघर्ष, ट्रायंगुलर स्ट्रगल के समय की फेम है ये, है ना, तो ध्यान रखना। आइए, निम्न में कौन सा एक उन लोगों के निवास स्थान दर्शाता जो जाति बहिष्कृत माने जाते थे? पल्लीचेरी पुरम पट्टी, ये दक्षिण भारत के प्रमुख निवास स्थान रहे हैं जहां समाज के लोग रहते थे। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है बेटा, ये स्पष्ट रूप से ये प्लेस ये दर्शाते हैं कि सामाजिक विभाजन रहने में भी था, माने कौन कहां रह सकता है इस चीज का भी उसमें डिवीजन कर दिया था, स्पेशली इन नामों के आधार पर। तो अगर किसी ने इसे पढ़ा है तो वो आंसर दे सकता है ना, और अगर नहीं पढ़ा है आंसर वो नहीं दे पाएगा। दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं दे पा रहा आंसर, तो ये रहा चेर। क्लियर है? आंसर दीजिए बेटा। और सभी लोग को याद आ गया कि नहीं याद आ? बोलिए। जाति बहिष्कृत लोगों को जहां रहते थे वो स्थान चेरी कहा जाता था। चोलकालीन व्यवस्था थी। निम्नलिखित में एक पल्लव कला शैली का मंदिर नहीं है, माने तीन है कि नहीं है? वीर टानेश्वर मंदिर तिरुतनी, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर उत्तर मेरू, कैलाश मंदिर कांचीपुरम, कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर। इसमें एक पल्लव राजाओं ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? किसने बनाया? बताइए जल्दी जल्दी बेटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए सब हवा हवाई बात करें, ये तो है ही है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर में इसे परांतक प्रथम ने बनाया था। परांतक प्रथम, जितने जल्दी हो पिछले नोट्स 2 मीटिंग में पढ़िए, एक मीटिंग पुराना पढ़िए, एक मीटिंग नया पढ़िए। परांतक प्रथम है ना, ये चोल शासक, और ये इसी ने बनाया, कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवास नल्लूर में इसी ने बनाया। आइए 3 प्रश्न और कर लेते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है बेटा, अभी नहीं अंधेरे में रहना पड़ेगा, पूरा बैठ जाएगा नेटवर्क। किस शासक ने हैदराबाद ताम्रपत्र से जानकारी मिलती कि उसके शासनकाल के तीसरे वर्ष में सूर्य ग्रहण लगा? हैदराबाद दानपत्र किसका है? ताम्रलेख, जिसमें लिखा गया कि उसके शासनकाल के तीसरे वर्ष में सूर्य ग्रहण लगा था। पुलकेशन द्वितीय, कृष्णद्वितीय, विक्रमादित्य, कटियार। बताइए किसका हैदराबाद दानपत्र है? जो ये जानता होगा वही आंसर दे पाएगा। हैदराबाद दानपत्र किसका है? हाँ, पढ़े कोई? नहीं पढ़े होगे, हमें पूरा यकीन है। पुलकेशन द्वितीय पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़े होगे, कंफर्म है। पुरानों से उम्मीद, तो पुराने सुधर जाएं। अगर आगे बढ़ना है तो पिछला मेंटेन करिए। आइए 2 सवाल और कर लेते हैं आज। किस लेखक ने राष्ट्रकूटकालीन समाज पर विस्तृत टिप्पणी दिया? अल मसूदी, इब्न बतूता, फरीस सिदियाक, अब्दुल रज्जाक। बताइए किसने? राष्ट्रकूटों के बारे में किसने जानकारी? राष्ट्रकूट काल में महाराष्ट्र की यात्रा करने वाला कौन बंदा? बोलिए, कितने लोगों ने पढ़ा है इसे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गलत से मत डरिए, गलत से बिल्कुल मत डरिए, जो भी हो आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए अल मसूदी है, ये राष्ट्रकूट राज्य में आया था, महाराष्ट्र के इलाके में, ठीक है। और इसमें प्रश्न तो बहुत है, लेकिन आज यहीं तक करेंगे लाइट के प्रॉब्लम से। निम्नलिखित में से एक मंदिर बादामी के चालुक्य मंदिर शैली का उदाहरण नहीं है। बादामी के चालुक्य शैली का जो उदाहरण है वो बेसर है।
बेसर शैली है जो द्रविड़ और नागर का मिश्रण होती है। एक इसमें उसका नहीं, संगमेश्वर महाकूट, स्वर्ग ब्रह्मा आलमपुर, लाड खान एहोल, महादेव मंदिर इटग्गी। बताइए एक इसमें बेसर शैली का उदाहरण नहीं माना जाता, कौन सा मंदिर? याद है? नहीं, चलो मैं बताता हूं। महादेव का इटग्गी, इटग्गी का महादेव मंदिर, ये कल्याणी के चालुक्यों ने बनाया था। कल्याणी के चालुक्यों द्वारा निर्मित, कल्याणी के चालुक्यों द्वारा निर्मित। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक का अभ्यास है, अभी इसमें 50 क्वेश्चंस और है। ठीक है, ये बाद में कराऊंगा। कल आप लोगों को सीधे इतिहास की जानकारी के स्रोत में ले चलूंगा, और अभी जो विदेशी यात्रियों का विवरण है भारत के बारे में, उनकी स्टेटमेंट है, उनको कल मैं बताऊंगा। तो कल की क्लास उसी के लिए रहेगी। आज इन प्रश्नों की एक झलक मात्र थी। दक्षिण भारत के प्रश्न है, किसी एक राज्य विशेष के नहीं, और दक्षिण भारत के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। शुरू मैंने संगम काल के कराया है इसके पहली क्लास में, आप लोग पिछली क्लास इसका देख लीजिएगा, अपलोड है ऐप पर। और ये दूसरी क्लास में आज लगभग ये जो भी 15-20 क्वेश्चन हो पाए हैं ये आपके लिए है, और कल ये फिर कभी कराऊंगा। तब तक जो पुराने लोग हैं या नए लोग हैं, अपना पिछली क्लास दक्षिण भारत की देखकर अपना मेंटेन कर लें, या है ना पीडीएफ प्राप्त कर लें। तो जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें पीडीएफ नहीं मिल रही है, मिलेगी, कुछ क्लास और हो जाए उसके बाद आपको पीडीएफ मिलना शुरू होगी। अभी पहले पीडीएफ नहीं, अभी पहले पढ़ने का प्रयास करिए जुड़कर, उसके बाद जम के पढ़िए, फिर पीडीएफ ही पीडीएफ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, मैटर ही मैटर, सब आपके पास उपलब्ध है। तो कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई समस्या हो तो कमेंट्स करिए जल्दी से, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो फटाफट बता दे। जिस भी बच्चे को कोई बात अपनी रखनी है फटाफट बता देगा। किसी कुछ कहना है जल्दी से? कैसे रहे प्रश्न, इस पर भी कमेंट करिए। सारे बच्चे इन प्रश्नों पर भी कमेंट करेंगे। कैसा लग रहा? किसका पीडीएफ चाहिए? मनोरमा देवी, मनोरमा देवी किसका चाहिए पीडीएफ? किसका पीडीएफ? किस चीज का पीडीएफ चाहिए आपको? क्वेश्चन का पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा इसका, ये भी पूरा हो जाने के बाद। ठीक है, तो बस यही था बात, अभी ये होने के बाद मिलेगा, अभी पढ़िए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज यहीं तक। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन पर कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन पर कमेंट करिए। और नए बच्चे, नए वाले बताएं, कुछ आइडिया है? पुराने भी बताएं, ऐसे प्रश्न किए हो कभी रे? चलिए, थैंक यू। चलिए अब करना सीखिए, अब करिए, यहीं से सीखेंगे ना बेहतर। अभी तो ऑनलाइनर क्वेश्चन सारे किए हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं। हम्म,